नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे चुनावी दंगल में चुनावी चेहरों की महाभारत। तो उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल एक बड़े असमंजस में फंस गए हैं। दरअसल सभी दल सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या किसी एक चेहरे पर, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि एक और जहां कांग्रेस में हरीश रावत गुट हरदा के नाम पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है, जबकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। यही हाल में बीजेपी में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, जबकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं तीसरे दल के रूप में अपनी जड़ें जमाने में लगी आम आदमी पार्टी भी नेतृत्व पर चुनाव लड़ने के पक्ष में है, लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर भी अभी तक सस्पेंस बरकरार है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सभी दल बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या किसी चेहरे पर। आज हम इसी पर बात करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इन तैयारियों से पहले सभी राजनीतिक दल एक बड़ी टेंशन में फंस गए हैं। दरअसल वो टेंशन ये है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा या किसी चेहरे पर, इस पर माथापच्ची चल रही है। सबसे पहले बात अगर सत्ताधारी दल बीजेपी की करें तो उत्तराखंड में पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। इस मामले में पार्टी के शीर्ष नेताओं में मतभेद है। तौर पर जब मुख्यमंत्री हमारे हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होता है तो उस प्रक्रिया को उन्हीं के नेतृत्व में माना जाता है। और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। चुनाव के बाद हम सब मिल बैठकर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल का चुनाव चिन्ह उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। हम व्यक्तिगत किसी को मान के नहीं चलते। हमारी कार्य योजनाएं, हमारे कार्य, हमारे नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता ही हमारा संकल्प है। तो सुना आपने, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष के बयानों में मतभेद है, यानी पार्टी अभी युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या सामूहिक, इस पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यही हाल कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में एक खेमा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है, तो एक हरीश रावत का खेमा हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की मांग कर रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पार्टी को चेहरे के दम पर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जनता तक स्पष्ट संदेश जा सके। शक्ति सामूहिकता में होती है, वो एक व्यक्ति में तो नहीं होती, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार जो पार्टी उचित समझेगी वो करेंगे। लेकिन मेरा अपना सुझाव था और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है कि आप चुनाव से पहले इस बात को तय कर लें कि कौन कहां फेस होगा, क्योंकि आज लोग ये जानना चाहते हैं कि हम वोट दें, लेकिन हमारे प्रति अकाउंटेबल कौन। वहीं तीसरे दल के रूप में अपनी जड़ें जमाने में लगी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कहना है कि पार्टी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कौन पार्टी का चेहरा होगा इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनका दावा है कि पार्टी की स्थिति काफी बेहतर है। जनता 2022 में बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखाने जा रही है। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि ये भी बताए जाने की आवश्यकता है कि उस प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि हमेशा से देखने में आया है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव कराती है तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताती, और बाद में जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी उसको मुख्यमंत्री बना दी। जैसे अभी आप देखेंगे TSR2 जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पिछली बार इन्होंने विधायक की टिकट के लायक भी नहीं समझा, उनकी टिकट काट दी, लेकिन अब उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम ये बताए जाने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति के नेतृत्व में ये योजनाएं लागू होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या चेहरे पर, इस पर अभी कोई दल निर्णय नहीं ले पाया है। ऐसे में क्या माना जाए,
कि क्या बीजेपी युवा चेहरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से असहज है? क्या मुख्यमंत्री धामी के कामकाज से जनता खुश नहीं है? क्या कांग्रेस अभी भी गुटबाजी में लड़ती रहेगी? क्या पार्टी हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या सामूहिक नेतृत्व में? वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप पार्टी भी अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले पाई है। क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी अभी दोनों दलों के फैसलों का इंतजार कर रही है? ऐसे अनगिनत सवाल राज्य की फिजाओं में तैर रहे हैं, जिसके पत्ते खुलना अभी बाकी है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो चेहरों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कौन किस पार्टी का चेहरा होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले चाहे डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधे आपको लखनऊ लेके चलते हैं, जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। संबंध में एक जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई है प्रदेश सरकार द्वारा, उसकी दी गई आख्या के आधार पर और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस संदर्भ में जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसके आधार पर यदि साप्ताहिक बंदी को और छूट दिए जाने की अगर उसमें संभावना है तो उसका भी एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए और उसके लिए भी विस्तृत गाइडलाइंस की जो है विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी जो है शिक्षण संस्थाओं में, चूंकि 16 तारीख से जो हमारे माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के स्कूल हैं वह खुल जाएंगे, उनमें 18 वर्ष से अधिक विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था उन्हीं स्कूलों में की जाए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में की जाए। उनको इंस्टीट्यूशन से इतर जो है वो ना बुलाया जाए। इसके साथ साथ ये सभी जो हमारे संस्थान हैं, इनको 50% की उपस्थिति के साथ अनुमति दी गई है और सभी, लेकिन ये कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, हाथ धोते रहना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना और भीड़ भाड़ से बचना, उसके लिए 50% क्षमता इसके लिए अनुमति दी गई है। और ये भी
निर्देश दिए गए हैं कि कक्षाएं 2 पालियों में चलाई जाएं। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा परिषद को भी निर्देशित किया गया है कि वह कक्षा 6 से 8 के लिए जो है नवीन प्रवेश की जो है वो परीक्षा प्रोसेस प्रारंभ कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में जहां कहीं भी बाढ़ की स्थिति है उसके बारे में समुचित निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं भी पिछले 2 दिनों में औरैया, इटावा, हमीरपुर, जालौन के जनपदों का बाढ़ की स्थिति जानने के लिए और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भ्रमण किया गया है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ की समीक्षा और बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए स्वयं कल भ्रमण करेंगे। अगले 3 दिन में किसी न किसी जनपद में जैसे वाराणसी, बलिया इत्यादि जनपदों में स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे ताकि जो सरकारी मशीनरी है वो एक्टिव मोड में रहे। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशन दिया है कि जिलाधिकारी सतत इस पे निगाह रखें और प्रत्येक दशा में किसी प्रकार की कोताही ना हो। तत्काल बाढ़ राहतों को नाव, खाना और अन्य सुविधाएं तुरंत पहुंचाई जाएं और निरंतर इसका सतत निरीक्षण हो। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी हमारे जो राहत आयुक्त हैं वो भी प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। पुनः इस अनुरोध के साथ कि अभी कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। हम सब को चाहिए कोविड प्रोटोकॉल का हम पालन करें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें। इन सभी सावधानियों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोरोना को निश्चित रूप से हम सब मिलकर हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसीएस सूचना नवनीत सहगल को आप सुन रहे थे, जहां पर वो कोरोना का भी जिक्र कर रहे थे और बाढ़ के हालात जिस तरह से बने हुए उत्तर प्रदेश में उसको लेकर भी साफ तौर पे जानकारी दे रहे थे। और यहां पर रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर, इंजीनियर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल, शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें डेली यूज़ में यूज़ करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नैपकिन वगैरह और फ्रूट वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पहली 2 बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आज ही पंजीकरण कराएं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको संभल से बताने जा रहे हैं। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 3 की मौके पर मौत, 2 की अस्पताल में मौत हो गई है। संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गुन्नौर थाने के गांव कादराबाद के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बाइक सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 3 की मौत हो गई है, 2 की अस्पताल में आपको बता दें मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसे में गुन्नौर थाने के गांव कादराबाद के पास ये हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार यंत्रित बोलेरो ने बाइक को रौंद दिया है और बाइक पर एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। रईस अलवी हमारे संवाददाता संभल से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रईस, कैसे ये हादसा हुआ, बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जिला संभल के गिन्नौर थाना के गाँव कादराबाद का मामला है। यहाँ एक ही बाइक पर सवार होकर 5 लोग जो है पकड़े को लेकर तैयार जा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार से एक बोलेरो गाड़ी आ रही थी। वो जो लोग की यही बाइक सवार को निकल गई, जिसमें 5 लोग जो मौके पर 3 की मौत हो गई और 2 लोगों की रात के दौरान मौत हो गई। मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए हैं और सबका पंचनामा पर आपके इनको भेज दिया है। जी रईस, जैसा कि आपने बताया मौके पर प्रशासन पहुंच गया है, लेकिन एक बाइक पे कितने लोग सवार थे रईस? एक बाइक पर 5 लोग बताए जा रहे हैं। ये पटरी लेकर बाजार की तरफ जा रहे थे और इस पर गाड़ी जो थी, बाइक जो थी, वो दूसरे तरह से हो गई थी और पीछे से जो बोलेरो वाले आ रहे थे, बोलेरो सवार आ रहे थे, उसने जोर से टक्कर मार दी, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया रईस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन एक बाइक में आपको बता दें 5 लोग सवार थे, जिस दौरान बोलेरो से टक्कर होती है। जैसा कि रईस हमारे संवाददाता साफ तौर पे बता रहे हैं, 3 की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और 2 लोग को जब अस्पताल पहुंचाया जाता है तो उनकी वहां पर मौत हो जाती है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं। गाड़ी कहाँ की गाड़ी तो कहाँ की, वो तो नेट बता दो नंबर डाल के। तो संभल में हादसा हुआ। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं देवभूमि के दंगल पे, जहां पर उत्तराखंड में चेहरों को लेकर घमासान मचा हुआ है। चेहरों को लेकर जमकर मंथन किया जा रहा है। किस पार्टी का चेहरा कौन होगा, जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हनी पाठक बीजेपी नेता इस वक्त जुड़ गए। हनी पाठक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हमारे साथ संजय भट्ट, आप नेता हैं इस वक्त, वो भी जुड़ गए। संजय पाठक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हनी पाठक, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देख रहे हैं उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक हैं, चेहरों को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपकी पार्टी के 2 नेता, मदन कौशिक की बात करें या दिनेश सिंह की बात करें, वो भी अलग अलग बयान दे रहे हैं। एक कहीं मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं तो दूसरे कह रहे हैं कि जो है सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाएगा। आखिर किस चेहरे को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? देखिए, ऐसा है, घमासान शब्द तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि घमासान का मतलब होता है पार्टी के कोई भी कार्यक्रम के बाहर या चुनावी रणनीति के समय या चुनावी रणनीति के बाद किसी भी तरीके से जब पार्टी के लोग एकजुट नहीं होते तो उसको घमासान कहा जाता है। घमासान शब्द बिल्कुल इस चीज के लिए गलत है, क्योंकि घमासान कहीं है ही नहीं। और रही बात किस चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, तो देखिए ऐसा है, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य के लोग और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, उनकी सब बातों को लेके ही देखा जाएगा। अभी तो चुनावी चेहरा ना ऊपर से घोषित हुआ है, ना हम लोगों ने कोई भी घोषणा करने की बात कहीं भी कही है, तो घमासान होने का सवाल कहीं भी पैदा हो ही नहीं रहता, होता ही नहीं है। जनता अच्छे कार्यों को पूछती है जो हम करके दिखाते हैं, जनता हमें पूछती है जो हम उन्हें हर
चीजों पर खरा उतर नहीं, पुष्कर सिंह धामी तो कह रहे हैं कि भाई हम सीएम के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आप कह रही हैं अभी तक कोई चेहरे की घोषणा नहीं की गई है। चुनावी चेहरे को लेकर घमासान किया जा रहा है, तो मैं उस बात पर कह रही हूँ कि घमासान वाली स्थिति कहीं भी नहीं है। और रही चेहरे को चुनाव लेने की बात, असमंजस की तो स्थिति बनी हुई है, हम ये कहें मेरी बात, जो ये घमासान शब्द है उसके लिए मैं कह रही हूँ कि घमासान जैसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं आ रही है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि हम एक चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे, तो अभी चुनाव आने में समय है, देखते हैं कौन सा चेहरा। आप कह रही हैं अभी तक कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मदन कौशिक जी कह रहे हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो मंजूर होगा, उसको देखते हुए चेहरा भी घोषित हो जाएगा, जल्दी आपके सामने चेहरा भी दिखा दिया जाएगा। और हमारे साथ संजय भट्ट भी जुड़े हुए हैं। संजय भट्ट, आम आदमी पार्टी किस चेहरे को लेकर जाएगी? इन्होंने तो कोठियाल जी कह दिया। देखिए शैलेंद्र जी, पहली बात तो यह है कि हनी पाठक जी कह रही हैं कि जल्द ही चेहरा भी सामने आ जाएगा, यानी हनी पाठक जी ने भी वही बात मान ली है, मतलब तीसरा वक्तव्य दे दिया है। पहला तो जो इनके प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी हैं, उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव में जाएंगे, युवा मुख्यमंत्री हैं। और दूसरा, इनके जो प्रदेश के प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी, उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा कमल का फूल है, हम कमल के फूल पर ही चुनाव लड़ेंगे। अब हनी पाठक जी ने तीसरी बात बोल दी कि जल्द ही चेहरा सामने आ जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी में जो आपने कहा घमासान मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो उसकी दिखाई दे रही है कि घमासान मचा हुआ है। और मेरा तो ये मानना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी आज भी दिल्ली हैं और अभी 1 महीना जुम्मा उन्हें बने हुए हुआ है मुख्यमंत्री, और मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन वो दिल्ली हैं। तो हो सकता है कि आज वो दिल्ली गए हैं और शाम तक इस्तीफा दे दें, या कल दे दें, या अगले हफ्ते दे दें, और चौथा मुख्यमंत्री हमें 5 महीने में मिल जाए उत्तराखंड को, ये भी संभव है। तो बाकी जहां तक आपने हमारी बात पूछी है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, हम चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके लिए आप वोट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि फिर से वही हाल हो जाए कि भाई चुनाव में गए और जैसे 2017 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गई और अचानक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि उनका चेहरा घोषित नहीं था, और उन्होंने उत्तराखंड को 4.5 साल तक बर्बाद करते रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए चेहरा घोषित जरूर होना चाहिए। और कांग्रेस की तो आप बात ही मत कीजिए, कांग्रेस तो हरीश रावत जी कहते हैं कि मुझे चेहरा घोषित करो, प्रीतम सिंह जी कहते हैं कि मेरे चेहरे में क्या कमी है। तो ये हालात हैं कि हमारा तो सीधा कहना है कि चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। तो चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, फिलहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे और जवाब भी लेंगे हनी पाठक से। फिलहाल यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा।
कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में चुनावी चेहरे पर महाभारत देखने को मिल रही है उत्तराखंड की तमाम पार्टियों में। और सीधे आप नेता के पास, संजय भट्ट के पास चलते हैं। संजय भट्ट, आपने कांग्रेस बीजेपी की तो बात कर दी, उनकी तमाम अंदर जो चल रहा है उसके बारे में बता दिया, लेकिन आप किस पार्टी को लेकर, जिसे कह सकते हैं चुनाव में जाने वाले हैं, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं की। आम आदमी तो पार्टी कहती है कि हम अलग किस्म की राजनीति करते हैं, तो चेहरा सामने रखने में अभी तक कितनी देरी क्यों लग रही है? देखिए शैलेंद्र जी, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अलग तरह की राजनीति करती है। और हम सीधी सी बात है, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। साफ नियत की राजनीति करेंगे और नीति की राजनीति करेंगे। उसी राजनीति के तहत हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा ही है, कहने की बताने की कोई बात नहीं है। और जहां तक बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में हम 100% चेहरा घोषित करेंगे और जल्द ही चेहरा घोषित हो जाएगा। और सभी आपके माध्यम से पूरी जनता को बताया जाएगा, मीडिया के माध्यम से, कि ये चेहरा है हमारा, और जैसा भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। और चेहरे के साथ ही चुनाव, हमारा तो मानना है कि चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि आप किसके लिए, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके लिए आप वोट कर रहे हैं। तो चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन संजय भट्ट का कहना है, हनी पाठक, कि भाई आप इतने चेहरे बदलते रहेंगे तो एक बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता है वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन से चेहरे पे चुनाव लड़ना है। क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा जैसे अभी भट्ट जी ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री जी हमारे दिल्ली गए हैं और शायद वो इस्तीफा दे देंगे, फिर मुख्यमंत्री चेंज हो जाएगा। तो जो चीज जब तक नहीं हुई है उसको लेकर बयानबाजी अगर करते हैं तो वो मूर्खता की श्रेणी के अलावा और किसी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ना तो चेहरे बदला है, ना चेहरे बदलने की बात करी जा रही है। हमारे जो पुराने मुख्यमंत्री रहते आए हैं वो भी अपनी कार्य उसमें, जब उनके कार्य चल रहे थे तब भी वो अपने कार्यकाल में अच्छा काम करते आए थे। अब ये जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री है, इतना किया तो बदले क्यों? भट्ट जी, इतना अच्छा काम किया था तो बदले क्यों? इंटरफेरेंस, आपकी बात में इंटरफेयर नहीं कर रही थी। और आपके बोलिए हनी पाठक जी, अपनी बात को पूरा करें। बोले। और रही बात अच्छे काम करने पे, चलिए अब आप जब आप बगावत पे उतरे ही हैं, एक एक चीज की बात पूछ रहे हैं, तो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आप बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो कार्य हम लोग करते आए हैं उस कार्य पे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? क्या दिल्ली में आपने ऐसा कार्य कर दिया? कोरोना के टाइम में जो दिल्ली की हालत थी ना भट्ट जी, वो पूरी दुनिया से बची हुई नहीं थी। सारे दुनिया के लोग जानते थे कि दिल्ली में आप ही के ये मंत्री इमरान वगैरह जी ये अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कर रहे थे। एक भाजपा मंत्री बता दीजिए जिसके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हो और वो काला बाजारी करते हुए पकड़े गए हो। एक मंत्री का नाम बता दीजिए। और आप ही के एक विधायक ने ये कहा था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे किस मंत्री ने, किस विधायक ने ये जवाब दिया कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? और कोरोना के समय, जिस समय लोग तिल तिल कर सड़क पर मर रहे थे, उस समय आप हनी पाठक जी, उनका सवाल है कि आप इतने मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हैं? जब अच्छा काम कर रहे हैं सीएम, तो क्यों ये सीएम के जो चेहरे हैं वो लगातार बदले जा रहे हैं? चेहरे कौन से लगातार बदले आ रहे? वो एक परिस्थिति थी। मैंने आपको बताया था पहले भी आपकी डिबेट के दौरान कि वो अनुच्छेद में नहीं आ रहा था, जिसके कारण दोबारा तीरथ सिंह रावत जी को बदला गया था।
ये आपको अनुच्छेद शायद अगर भट्ट जी भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी उस अनुच्छेद के बारे में कि कोई भी चुनाव जब लड़ा जाता है तो उसमें एक समय होता है। समय सीमा के अंतर्गत अगर आपने उस चुनाव में नहीं लिखा है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 164A है, उसमें मुख्यमंत्री को 6 महीने के बाद विधानसभा का सदस्य बनना होता है। लेकिन आर्टिकल 151 कहता है कि अगर विधानसभा चुनाव होने में 1 साल का समय रहता है तो वहां पे उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमारे दूसरे मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आप इसको भी मानिए कि हमारे जितने मुख्यमंत्री इस्तीफे देते जा रहे थे और उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, उसमें कोई भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त नहीं की, कोई भी मंत्री सड़क पर नहीं उतरे, कोई भी उनके साथ के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरे, कोई बगावत का नजरा देखने को नहीं मिला। और आप बात करते हैं कि हमारे यहाँ एकता की भावना कम है। ठीक है, संजय भट्ट जवाब दें इस पर। आर्टिकल पढ़िए और आर्टिकल पढ़ने के बाद संजय भट्ट जवाब दें जल्दी। जी पूरा कर लेंगे अपनी बात तो मैं जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, आगे उनकी बात जवाब दें। हनी जी ने 2-3 बातें कही, उनका बिंदुवार जवाब देना चाहूंगा अगर मुझे पूरा समय दिया जाएगा तो। पहली बात तो हनी जी ने कहा कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने ऑक्सीजन ब्लैक की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, मंत्री विधायक ही मंत्री होता है, मंत्री विधायक जो हैं और उनपे होने के बाद मंत्री बनते भट्ट। हाँ, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने मुकदमा भी किया, हाईकोर्ट में मुकदमा गया, हाईकोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो कालाबाजारी कह रहे थे तो ये कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, यानी कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हनी पाठक जी ने कहा कि दिल्ली में बहुत बुरी हालत थी कोरोना के समय पर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा के न्यूज के माध्यम से हनी पाठक जी को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी और पूरे उत्तराखंड को भी कि जो मृत्यु दर रहा कोरोना के टाइम पे, वो सबसे पहले नंबर पे टॉप पे रहा पंजाब, जहां 2.9% मृत्यु दर था। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड रहा जहां 2.09% मृत्यु दर था। यानी पहले नंबर पर पंजाब जहां कांग्रेस की सरकार है और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मृत्यु दर पे वहां औसत सबसे ज्यादा रहा। तो ये कहना गलत है कि दिल्ली में हालत खराब रहा, पूरे देश में हालत खराब थे, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत पंजाब और उत्तराखंड के थे, ये सभी को मालूम है। दिल्ली के भट्ट जी आंकड़े उठाकर देखिए, सभी को मालूम है। और हनी पाठक जी ने एक क्वेश्चन कुछ और भी कहा था, हाँ, कि अनुच्छेद बताए इन्होंने संविधान के, और बताया कि इस कारण से चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि 1 साल के अंदर चुनाव नहीं हो सकता अगर अंतिम 1 वर्ष बाकी हो। हनी जी यही कहा था ना आपने, अंतिम 1 वर्ष में चुनाव नहीं हो सकता, आपने यही कहा था ना कि अंतिम 1 वर्ष में चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए दूसरे मुख्यमंत्री TSR2 को इस्तीफा देना पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात कि जब 18 मार्च 2021 से 18 मार्च 2022 तक अंतिम वर्ष का कार्यकाल है इस सरकार का, तो 18 मार्च 2021 के बाद 17 अप्रैल 2021 को सल्ट का चुनाव कैसे हुआ, उस दौरान सल्ट का चुनाव कैसे हुआ, अंतिम वर्ष में चुनाव नहीं हो सकता। तो पहली बात, और मैंने सल्ट ये नहीं कहा हुआ, आप बोलिए तब मैं जवाब देती हूँ। सल्ट में जब चुनाव हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? उनके पास पूरा मौका था चुनाव लड़के जीत के आने का, अगर वो जीतते तो। ठीक है, मैं आऊंगा अजय भट्ट, इस सवाल का भी जवाब लूंगा हनी पाठक से। फिलहाल देवभूमि के दंगल में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड में माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वात्सल्य योजना की शुरुआत। योजना के तहत 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपए प्रति माह मुफ्त शिक्षा और राशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सभी जिला अस्पतालों, CSC और PSC में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, ICU, वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। राज्य में तकरीबन 2,000 पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड,
739 NICU और PICU बेड बच्चों के लिए चिन्हित किए गए हैं। सभी जरूरी दवाइयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर उपलब्ध है। PHC और CHC स्तर पर कोविड टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 30 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस समय उत्तराखंड देश में वैक्सीनेशन के मामले में 5वें नंबर पर है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16,472 लोगों के खाते में भेजी गई पहली किश्त की राशि। उधम सिंह नगर में 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके मुख्यमंत्री धामी ने दी विकास को गति। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक लगभग 17,000 लाभार्थियों को मिला लाभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी चेहरों पे जिसे कह सकते हैं महाभारत है उत्तराखंड में, जिसको लेकर तमाम पार्टी मंथन कर रही हैं, तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। स्थिति कब तक स्पष्ट होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ दीपक बुरा कांग्रेस नेता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक बुरा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी निश्चित तौर पर पहुंच। दीपक बुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और कांग्रेस कब तक चेहरा अपना स्पष्ट करेगी? चुनाव सर पर आ गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये जो हमारी केंद्र की गाइडलाइंस है, जो हमारी AICC की गाइडलाइंस, उसमें साफ तौर पे माननीय प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने और नेता जो हमारी मीडिया इंचार्ज हैं या दूसरे नेतागण हैं केंद्र के, वो साफ साफ कई मर्तबा ये बात कह चुके हैं कि सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे पास अगर आप देखें, क्योंकि जरूर हम 11 की हमको मैंडेट मिला 11 MLAs का, और उसके बाद उसके बाद भाजपा में भी विधायकों में लोगों ने शरीर छोड़ा। हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी भी शरीर छोड़ के चली गई। तो मैं समझता हूं कि हमने उसके बाद जब वो नेता प्रतिपक्ष थी, संगठन और विधानमंडल ने बहुत अच्छा काम किया सड़क पे, और अब तो अनुभवी चेहरे हमारे पास इतने हैं। और एक बार मुझे याद आता है कि आज से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, माननीय हरीश रावत जी ने एक बात कही थी कि अगर हमारे कुछ नेता चले गए हैं कांग्रेस छोड़ के, प्रलोभन उन्हें दिया गया, भाजपा ले गई है, लेकिन हमारे पास सेकंड लाइन इतनी अच्छी है जिसमें गणेश गोदयाल जी बहुत अच्छी तरह उभर के आए हैं, और नेता प्रतिपक्ष बहुत ही जो अनुभवी नेता हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने 4 साल बहुत अच्छा संगठन में काम किया। हमें एक चेहरा और चाहिए था जो उनकी बराबरी कर सके नेता प्रतिनिधि देश की लिए, तो प्रीतम सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। और हमारे पास अगर आप तुलना करें बीजेपी और दूसरी अदर पार्टीज की, तो हमारे पास आज भी हमारे जरूर MLAs हार गए, लेकिन हमारे पास आप गढ़वाल से, हरिद्वार से और देहरादून में रीजन में हमारे पास बहुत अच्छे ऐसे चेहरे हैं जो निश्चित तौर पे आगे चुनाव जीतने वाले हैं, और हम जल्द ही सरकार इस उत्तराखंड में 2022 में बनाने वाले हैं। दीपक बोरा जी, तो कम से कम स्थिति को क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा? आपने कहा कि बहुत अच्छे चेहरे हैं, लेकिन कम से कम एक चेहरा तो चुनना ही पड़ेगा जिसको लेकर आगे चुनाव लड़ा जाए। जब 2012 में हमारी सरकार आई थी, तब विधानमंडल और संगठन ने बहुत अच्छा काम किया, तब भी हमने कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। और एक अगर कोई बड़ा नेता कोई इस बारे में बात करता है और वो कहता है कि अगर आप अपना सुझाव देता है, ये मानना ना मानना AICC का है, और AICC की सामूहिक गाइडलाइन जो है वो साफ सीधी है कि सामूहिक नेतृत्व पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव होगा, और हम सब कांग्रेस जन बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने जो हमें दायित्व दिए गए हैं। आने वाले समय में
मैं पूरी अपनी निष्ठा से कह रहा हूँ, पूरे जवाबदेही मेरी होगी। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है 2022 में, ये आप देखिए। तो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, दीपक वोरा जो है इस बात को कह रहे हैं। फिलहाल अभी कांग्रेस की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात करें, चेहरे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति उत्तराखंड में साफ तौर पे बनी हुई है। ये सस्पेंस का जिसे कह सकते हैं कब दूर होगा, बड़ा सवाल है। सामूहिक नेतृत्व में बड़ा क्या चुनाव लड़ा जाएगा या फिर चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इन सब के बीच हनी पाठक भी हमारे साथ हैं। हनी पाठक, क्या कहेंगे आप? भट्ट जी के सवालों का मैं लाइन से जवाब देना चाहूंगी। पहले तो भट्ट जी ने अभी ये कहा कि 1 साल का समय था तो सल्ट में चुनाव के समय वो क्यों नहीं लड़े। एक तो जब सल्ट का चुनाव हो रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री जी की थोड़ी तबीयत नासाज थी, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन होता है तो उसको उस पद को समझने में थोड़े से समय की आवश्यकता होती है। तो जब वो उस पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे, उसके 1 महीने के अंदर ये सल्ट का चुनाव था। तो उस सल्ट के चुनाव के दौरान वो मुख्यमंत्री पद पर उसी समय आसीन हुए थे। तो कोई भी चीज को समझने करने में समय चाहिए होता है ना। उस पार्टी में चुनाव के समय लड़ने के लिए हालात, चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के लिए उद्बोधन, ये सारी चीजों को संभालने का दायित्व प्रदेश के मुखिया का होता है। जिसमें भी अगर मैं इनसे यही बात कहूं कि सल्ट में चुनाव था, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने क्यों नहीं निकाल लिया चुनाव? अगर हमारी पार्टी इतनी खराब थी तो उपचुनाव में भी तो आपको मौका दिया गया था ना, क्यों नहीं आप उपचुनाव में अपनी पार्टी लेकर चले आए? क्यों? क्योंकि आप उस लायक हैं ही नहीं। आप अपनी चीजों को स्वीकारे। और हाँ भट्ट जी, दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जो दिल्ली के कोरोना के हालात आप कह रहे थे, आपकी ही बातों का मैं जवाब बारी बारी से दिल्ली की बात अभी नहीं करेंगे। संजय भट्ट जवाब दें, दिल्ली की बात अभी नहीं करेंगे। संजय भट्ट इसका जवाब दें। विधायक ने ही आपके पार्टी के राष्ट्रपति शासन की मांग की थी। ठीक है, दिल्ली नहीं जाएंगे। हनी पाठक जी दिल्ली नहीं जाएंगे। संजय भट्ट जवाब दें इसका। इकबाल जी ने ही करी थी और उन्होंने ही मांग करी थी। अब दूसरी बात, मैं कांग्रेस पर आती हूँ। कांग्रेस के हमारे जो भाई हैं दीप वोरा जी, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा सामंजस्य चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ऋषिकेश में जो इनकी बैठक थी वो ले लीजिए, और यहाँ पर जो देहरादून में जब इनके प्रभारी पहली बार आए थे और यहाँ पे अंदर इनके यहाँ बैठक चल रही थी कांग्रेस भवन के, तो बाहर की तरफ कुछ लोग तो हरीश रावत जी के गुट में नारे लगा रहे थे, कुछ लोग प्रीतम सिंह जी के गुट में नारे लगा रहे थे। पहले तो अभी ये इनके यहाँ तो गुटबाजी ही प्रथम दृष्टया में देखी जाती है ना। नहीं हनी पाठक, आप क्या भी तो चल रहा है ना। मदन कौशिक अगर अलग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सीएम धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। दिनेश सिंह जो है वो अलग बात कर रहे हैं, आप अलग बात कर रहे हैं कि भाई हाँ जब चेहरा डिक्लेयर होगा तो आप क्या भी तो 3-4 तरह की बातें चेहरे को लेकर चल रही है ना। अगर पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने की बात कही गई, हनी पाठक जी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ने की बात कही गई, तो बाहर खड़े होकर हनी पाठक के 4 आदमी तो नहीं गुटबाजी कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के लोग तो खड़े होकर बाहर गुटबाजी नहीं कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ चुनाव होता है तो एकता दिखाई जाती है। और प्रथम दृष्टया में आप अगर इस बात को देखेंगे तो हमारे यहाँ जब मुख्यमंत्री भी चेंज हुए तो भी एकता ही दिखाई दी। इनके यहाँ की तरह सिर फूटा हुआ नहीं दिखाई दिया गया। हमारे यहाँ एकता ही देखी जाती है, एकता को ही देख के लड़ाई लड़ी जाती है हर चुनाव में, और हम लोग विजयी होकर लौटते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकता की पार्टी है। और हमारे यहाँ दीपक वोरा जवाब दे इसका, हनी पाठक का। आपस में ही लड़ मरे, कोई भी किसी का ना होए। दीपक वोरा जी जवाब दे। देखिए, जो हन्नी जी ने अभी सारी बातें करी हैं कांग्रेस के लिए, आप जरा पीछे थोड़ा जाइए। अभी तो इनके 4 मंत्री जो थे शपथ ही नहीं लेने जा रहे थे। क्यों अमित शाह जी को बीच में आना पड़ा और इनको सबको फोन करने पड़े, धमकी देनी पड़ी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? क्या हमारे पास खबर नहीं रहती कि क्या क्या हुआ है? तो ये हालात तो इनकी पार्टी के हैं। 25 विधायक जाके बैठ गए थे दिल्ली में, 25 बैठ गए थे त्रिवेंद्र जी के घर में, ये वहां पे सरफुटबॉल नहीं हो रही थी। तो कौन सी राजनीति करने चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, ये नहीं पता। बाहर कुछ लोगों का झगड़ा कांग्रेस भवन के बाहर हो रहा था, ना तो वो हरीश रावत जी के लिए हो रहा था, ना वो माननीय प्रीतम सिंह जी के लिए हो रहा था। वो आपस में गुत्थम गुत्था हुई और पुलिस ने उनको अलग कर दिया। तो ये जो मीडिया की बातें हैं, और ये मीडिया ने कौन से अखबार में लिखा, ये जो वक्तव्य अपना दे रही है। और दूसरी बात ये है कि आज 4 साल हो गए,
अभी त्रिवेंद्र जी को हटाया इन्होंने। त्रिवेंद्र जी ना मंत्रियों से बात करते थे, ना अपने विधायकों से बात करते थे, ना कार्यकर्ताओं से बात करते रहे। 3-3 सेल पे इन्होंने मुख्यमंत्री दे दिए। एक भी जनता दरबार इन्होंने लगाया कभी जनता के लिए? ये अपनी ढपली अपना राग, सिर्फ अंडानी अंबानी तीसरा बिजनेसमैन इनके लिए कोई है नहीं। ये जरा जब बातें मीठी मीठी करते हैं, ये मैं मानने को तैयार हूं, ये पार्टी सिर्फ चुनावी मोड में रहती है, इनसे चुनाव करवा लो। लेकिन ठीक है दीपक वोरा की बात का भी हम जवाब लेंगे। तो चेहरों को लेकर जिसे कह सकते हैं असमंजस की स्थिति है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 3,73,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए UPSC, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, CM हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में तो चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए, सीधे कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बोहरा के पास चलते हैं। दीपक बोहरा, कब तक, या यूं कहें कि जैसा कि आम आदमी पार्टी को हमने सुना, उनका कहना है कि जल्द ही चेहरे जो की तस्वीर जिसे कह सकते हैं वो साफ हो जाएगी। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, सामूहिक नेतृत्व या कोई चेहरा होगा? देखिए, ये बात ये क्यों कह रहे हैं, या तो इन्हें लग रहा होगा कोई कांग्रेस या बीजेपी से कोई टूट के आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड करने जाएगा। अभी तो इनके जो सिसोदिया साहब हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली, वो कह के गए हैं कि हमारा चेहरा कुठियाल साहब होंगे। अगर केजरीवाल जी आके कोई नया चेहरा बताते हैं तो ये वही हाल होगा कि घोषित नाम जो होते हैं कि पहले किसी को टिकट नहीं मिलता तो सब विधायक होते हैं, फिर जिसे मिलता है वो इनमें से 1-2 में से विधायक बनता है। असली विधायक वही होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, अगर मीडिया विवेचना करे चेहरों, अगर आप चक्राता से लेके पूरे गढ़वाल की सीटें, हमारे चेहरे जरूर हारे थे, हम बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन आज चाहे विकासनगर की बात हो, चाहे सहसपुर की बात हो, कैंट नया चेहरा आएगा या पुराने चेहरे से लड़ा जाएगा, राजपुर की बात हो, मसूरी में नया आएगा या पुराने से लड़ेंगे, धर्मपुर हम बहुत अच्छी स्थिति में है, हम डोईवाला इस वक्त बहुत अच्छी स्थिति में है, और विकासनगर हम जरूर चुनाव जीतेंगे। ये मैं अपना वक्तव्य कह रहा हूँ और इसका उत्तरदायी भी मैं हूँ जो कह रहा हूँ। जब चुनाव होंगे तो मुझे बुलाइएगा। ठीक है, जब चुनाव होंगे तो हम जरूर आपको बुलाएंगे। और अच्छी स्थिति में आप तमाम जगह हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता में बीजेपी है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हनी पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बोहरा जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भट्ट आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो चेहरे को लेकर सियासी घमासान है, किस पार्टी का चेहरा कौन होगा, कौन किस पर दांव लगाएगा, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।